अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, तो बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स रिजीम्स का, जिसमें हमने दो टैक्स रिजीम्स को डिस्कस कर लिया था, फाइनल टैक्स रिजीम और दूसरी थी नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस स्पेसिफाई करेगा ये इनकम एफटीआर में जाएगी, टैक्स का रेट भी उसका स्पेसिफाइड होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, गर्मा गर्म जैसे इनकम जनरेट हो रही होगी एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स फुल एंड फाइनल डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, उसमें से कुछ एक्सपेंस भी लेस नहीं हो सकता, डिडक्टेबल अलाउंस भी उसमें से लेस नहीं हो सकता, लॉस नहीं आ सकता, ना कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है, टैक्स क्रेडिट उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई एडवांस टैक्स हमने पे किया हुआ है तो वो भी एफटीआर वाली टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं होगा। ये बातें हमने कर ली थी, ऐसा ही था। फिर हमने देखा था और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, एक्सपोर्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, ये कैमरे का फोकस क्यों आउट हो रहा है बार बार? तुम लोग छेड़ रहे हो ना, हिला रहे हो ना? देखो कैमरे का फोकस आउट हो गया मेरे बच्चों। नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमने ये देखा था कि ऑर्डिनेंस अलग से स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में है इनकम, लेकिन हमने ये देखा था कि कोई इनकम जब वो फाइनल टैक्स में नहीं जा रही है, सेपरेट ब्लॉक में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट नहीं है, फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं जा रही, तो हमने कहा कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। और नॉर्मल टैक्स अच्छा, एक एफटीआर का फीचर ये भी था कि किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी, हमने देखा। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम सारे हेड्स की क्लब होगी, क्यूमुलेट होगी, और उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट्स लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स लगेंगे। आज हम रेट्स लगाना भी सीख लेंगे, रेट्स आप लोगों को रेट कार्ड मिल गए तो आज हम रेट लगाना भी सीखेंगे कि रेट कैसे लगता है। हमने ये देखा कि उसमें एक्सपेंसेस भी लेस हो सकते हैं रिस्पेक्टिव हेड्स से, लॉस भी आ सकता है, लॉस एडजस्ट भी हो सकता है एज पर लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस हो सकता है, टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, तो सारे के सारे फीचर्स उसमें हमने देखा कि हमें अलाउ होंगे। फिर हमने एक खाका भी बनाया कि सारे हेड्स ऑफ इनकम किस तरह से टैक्सेबल इनकम, किस तरह से टैक्स लायबिलिटी, डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम में से लेस होते हैं टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए, उसी तरह से टैक्स क्रेडिट्स ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस होते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी पर पहुंचने के लिए। क्या ये बातें सबको समझ आती हैं? टैक्स रिजीम में दो बातें और भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस सब की एप्लीकेशन आपका पूरा कोर्स होगा, यानी कि जब जब हम कोई इनकम पढ़ रहे होंगे आप देखोगे कि क्या वो एनटीआर में जा रही है, क्या वो एफटीआर में जा रही है, क्या वो एसबीआई में जा रही है, ये हर चीज आपको आगे जाके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब आप हर एलिमेंट ऑफ इनकम को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, एनटीआर, अच्छा एक तीसरी मखलूक भी होती है जिसे हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, ये भी गोया के एनटीआर के अम्ब्रेला में ही आती है, एनटीआर के अम्ब्रेला में ही आती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेकिन इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगते। इसका मतलब सर खुसूसियात एनटीआर वाली होंगी, खुसूसियात किस वाली होंगी? एनटीआर वाली होंगी, लेकिन हमें उसके ऊपर स्लैब, नॉर्मल स्लैब रेट लगाना मकसूद नहीं है। इसका रेट क्या होगा? अलग होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट होगा, अलग से स्पेसिफाइड होगा। खुसूसियत नॉर्मल वाली होंगी लेकिन इसका स्लैब रेट, इसका रेट स्पेसिफाइड होगा, ठीक है भाई। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो हमने कहा रेट ऑफ टैक्स क्या होगा इसका? स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। ये भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट
नहीं बनेगी। दो बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएगी, सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। ये दो बातें अलग अलग हैं, ये बातें आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाएंगी। अच्छा भाई, स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। अच्छा भाई, यानी कि नॉर्मल स्लैब रेट्स not applicable, expenses allowed as per specified provisions, loss कैन अराइज, और लॉस कैन अराइज और एडजस्ट हो सकता है, वो वही वाली स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, टैक्स क्रेडिट भी इस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा भाई, ये मैंने क्यों लिखा है डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो मैंने इसलिए लिखा है कि ये तो लॉजिकल सी बात है कि ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम का पार्ट तो जो भी अमाउंट बनती है उसके ऊपर तो हम कौन सा रेट अप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करते हैं। तो इसको, इसका मतलब हम टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, वरना इस पर भी क्या रेट अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम अलग से रखेंगे, इसको अलग से ट्रीट करेंगे, इस पर अलग से टैक्स लगाएंगे और फिर इसको लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको क्या किया और किस तरह से किया। एडवांस टैक्स एडजस्टेबल और डिडक्टेबल होगा। वो एडवांस टैक्स वाला जो पॉइंट है वो आप एज इट इज एनटीआर वाले से छाप लेना। सारी बातें कर ली हमने, कुछ रह गया? हो गई? अब इसकी एग्जांपल्स पे आता, बातें नहीं बेटा, इसकी एग्जांपल्स पे आता। Golden handshake payment to employees. Disposal of immovable property. Disposal of securities. बेटा जरा देखते हो, आप देखते हो बाहर कोई खड़ा हुआ है जो सबसे कोने में बैठा हुआ बच्चा? हाँ मेरा बच्चा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा भाई, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, गोल्डन हैंडशेक एम्प्लॉइज को जो मिलता है, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिलती है वो सैलरी होती है, पढ़ेंगे सैलरी के अंदर, लेकिन गोल्डन हैंडशेक पेमेंट सैलरी तो है, लेकिन इसके ऊपर लॉ ने एक स्पेसिफिक रेट दिया है तो हम इस पर वो अप्लाई करते हैं। ठीक हुई बात? तो इसका मतलब कि इस पर खुसूसी ट्रीटमेंट अप्लाई हो गया, रेट अलग। इसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बेच रहा है कोई, शॉप बेच रहा है कोई, मैंने कहा ये कैपिटल गेन में जाता है, याद है आपको? तो कैपिटल गेन में तो जाता है, तो क्या सर इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगाएंगे हम?
हमने कहा नहीं नहीं, इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगाओगे, इस पर अलग से स्लैब रेट लगेंगे, इसके ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन आएगी, कैपिटल गेन रेट अलग है इसके। आप लोगों के पास किताब है नहीं, वरना मैं किताब खोल के दिखाता, रेट इसकी अलग है। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? सिक्योरिटीज की लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, जब हम सिक्योरिटीज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आते हैं, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आते हैं। तो जब पब्लिक कंपनी के शेयर्स हम बेचते हैं उस पर गेन हो सकता है, और जब उस पर गेन होगा तो क्या उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा? हमने कहा नॉर्मल स्लैब रेट उस पर अलग से रेट लगेगा। अभी हमको इतना पता होना चाहिए बस, क्या रेट लगेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, ये अभी का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा नहीं है। अभी तो देखो आपको जगह जगह हाइलाइट्स मिल रही हैं, हाइलाइट्स मिल रही हैं, आने वाली है, ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर चलेगी अभी, मूवी चलेगी, ठीक, सब पता लगेगा, टेंशन नहीं लेनी, तसल्ली से पता लगेगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वही बात। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्लियर हो गया आपको? आमतौर पर आपको यही ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, जिसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा भाई, मिनिमम टैक्स रिजीम, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी बच्चों को समझाता हूं तो बच्चों को समझ में इतना अच्छा आता नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट लिंक करता है बिजनेस इनकम से, बिजनेस इनकम से इसका कॉन्सेप्ट लिंक करता है, तो बिजनेस इनकम के बाद समझाया जाता है तो बच्चों को बेहतर समझ आता है। मैं इसकी बस थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा आपको, वो हाईलाइट आपको समझ आए बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं आए तो भी अच्छी बात है, ठीक होगी बात। दोनों केसेस में बात अच्छी है। नहीं आएगा समझ तो आप नॉर्मल इंसान है, समझ आ जाएगा तो आप थोड़े से जरा समझ रहे हैं ना। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम किसे कहते हैं? ये भी लॉ स्पेसिफाई करता है, ये भी लॉ इनकम specified by the law to be taxed as such। ठीक है, बस बेटा, minimum rate of tax specified by the law। इसमें भी जो मिनिमम रेट ऑफ टैक्स है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? लॉ। लेकिन इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात टैक्स वालों के लिए, टैक्स पे करने वालों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो बात क्या है कि जो एलिमेंट ऑफ इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करता है उस पर एक रेट नहीं अप्लाई हो रहा होता, उस पर एक रेट अप्लाई नहीं हो रहा होता। होता यह है कि लॉ बोलता है कि जो रेट हमने स्पेसिफाई किया है वो तो क्या है? मिनिमम। यानी कि तुम उस इनकम को नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करके देखो। चलो, तो लॉ कहता है कि तुम इस पे नॉर्मल स्लैब रेट तो लगाओ, ये जो हम तुमको बता रहे हैं ना, ये वाली इनकम, ये वाली इनकम, ये वाली इनकम, इस पर तुम नॉर्मल स्लैब रेट तो लगाओ। फिर जो हम तुमको मिनिमम रेट बता रहे हैं वो भी लगाओ, दोनों को कंपेयर करो। अगर नॉर्मल वाला मिनिमम वाले से कम चले गया है तो पे कौन सा करना पड़ेगा? मिनिमम वाला पे करना पड़ेगा। फिर से लॉ कहता है कि ये वाली जो इनकम है ये भी टैक्स होगी किसमें? एनटीआर में ही टैक्स होगी।
लेकिन इसमें एनटीआर वाली तो सारी खुसूसियात पाई जाएंगी, इसका मतलब जो एनटीआर वाले फीचर्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक इसमें एडिशनल फीचर भी आ गया, क्या कि लॉ ने इसको क्या स्पेसिफाई कर दिया है, मिनिमम टैक्स रिजीम में स्पेसिफाई कर दिया है, और लॉ ने कहा है कि इसमें तुम्हें एक और चीज भी चेक करनी है एडिशनली, क्या कि भाई एक रेट है वो मिनिमम रेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से कम जा रही हो? अगर ऐसा होगा तो मिनिमम टैक्स पे करना होगा। क्या बात समझ आती है? बस अभी इतनी बात समझ लो, डिटेल बात इसकी आगे समझाऊंगा, डिटेल बात इसकी आगे समझाऊंगा। कल की एक आध एग्जांपल भी समझ लो, देख लो। वैसे डिटेल इसमें डिटेल वैसे आपके कोर्स का पार्ट है नहीं, थोड़ी सी है, बिल्कुल इतनी छोटी सी डिस्कशन है, छोटी सी डिस्कशन है बिल्कुल, वो बाद में बेहतर समझ आती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मिनिमम टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113, मिनिमम टैक्स ऑन सर्विसेज एटसेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स लिख लो बस कुछ। मिनिमम टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113। अच्छा, इसकी भी बस मैं आपको हाईलाइट देता हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आता ही नहीं आता। मिनिमम टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टर्नओवर टैक्स के अंदर लॉ ये कहता है ये वाला सेक्शन किन पर अप्लाई होता है? ये कंपनीज पर अप्लाई होता है, और ये सेक्शन इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, और एओपी पर अप्लाई होता है जिनका टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? मेरे और आपके जैसा कोई बंदा हो, बिजनेस कर रहा हो तो वो इंडिविजुअल है। एओपी किसको बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म्स में बना के अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो उसको एओपी बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म को बोलते हैं आमतौर पे। और कंपनी तो आपको पता ही है माशाल्लाह, कंपनी किसको बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन आएगा, इन तीनों पर्सन्स पर डिस्कशन आएगा। कहने का मतलब ये है कंपनी के ऊपर तो हमेशा ये मिनिमम टर्नओवर टैक्स अप्लाई होगा। सर क्या इंडिविजुअल पर होगा, क्या एओपी पे होगा? सिर्फ उस केस में होगा जब उनका टर्नओवर कितना होगा, 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। यानी कि अगर मैं बात कर लूं, एक इंडिविजुअल की बात कर लेता हूं मैं, उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया 4 मिलियन का। कितने मिलियन का? 4 मिलियन का। अब टैक्स रेट उठाओ जरा, टैक्स रेट, स्लैब रेट्स आपके पास मौजूद है, स्लैब रेट्स आपके पास मौजूद हैं, स्लैब रेट्स आपके पास मौजूद हैं। इंडिविजुअल ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया कितने मिलियन का? 4 मिलियन का। अब देखो टैक्स रेट पढ़ रहा हूं, जरा देख रहा हूं, सबसे टॉप पे देखो, टैक्स रेट फॉर कंपनी इज 29%। स्मॉल कंपनी का क्या रेट है? 20%। स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे। फिर देखो क्या आ रहा है, सैलरीड इंडिविजुअल। क्या आ रहा है? सैलरीड इंडिविजुअल। और दूसरा क्या आ रहा है? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड किसको बोलते हैं और नॉन सैलरीड किसको बोलते हैं? ये बात अब बाद में बताऊंगा आपको, ये बात भी बाद में बताऊंगा। यानी कि यूं समझ लो, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, पहला डब्बा दूसरा डब्बा। अभी तो मैं जो डब्बा बोलूं वो डब्बा अप्लाई कर दो, उसके बाद जब आपको समझ आ जाएगा कि सैलरीड कब अप्लाई होगा, नॉन सैलरीड कब अप्लाई होगा, तब आप ये खुद डिसाइड करोगे, फिर मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपने दूसरा डब्बा अप्लाई करना है, नॉन सैलरीड वाला, दूसरा डब्बा नॉन सैलरीड वाला। वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, 6 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख, यानी 6 से 8, 6 से एक्सीड कर गया लेकिन 8 लाख तक है, तो कितना लगेगा जरा बताओ? 7.5% लगेगा। 6 लाख से जितना ऊपर जाएगा उसका 7.5% लगेगा। यानी अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है
तो 1 लाख पर 7.5% लगेगा, खत्म हो गई बात। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 8 लाख, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 24 लाख, तो हमारा वाला जो अमाउंट है वो किस में फॉल कर रहा है? 6 में फॉल कर रहा है। कोई कह सकता है 6 में फॉल कर रहा है, कोई कह सकता है 7 में फॉल नहीं कर रहा है, 6 में ही फॉल कर रहा है। डज नॉट एक्सीड 4 मिलियन, ठीक है। तो 4,65,000, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 3 मिलियन, 3 मिलियन से ज्यादा और 4 मिलियन तक, तो 4,65,000 का फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर है, और 3 मिलियन से जितना ऊपर जाएगा उसका 30%। तो 3 मिलियन से कितना ऊपर जा रहा है? 1 मिलियन। 3 मिलियन से कितना ऊपर जा रहा है? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पे लगा दो 30%, 3 लाख। 3 लाख में 4.65 ऐड कर दो, 765। वो चूंकि बाउंड्री लाइन पे फॉल कर रहा है तो 765। इसका मतलब कि सर इसके ऊपर हमने नॉर्मल टैक्स लगाया तो कितना बना? 765,000। लेकिन हमें पता लगा कि इसका टर्नओवर कितना है? इसका टर्नओवर है 300 मिलियन का टर्नओवर है इसका टर्नओवर कितना है? 300 मिलियन का टर्नओवर है। तो हमने कहा अब नॉर्मल टैक्स रेट लगा के हम सुकून की नींद नहीं सो सकते, हमें एक और रेट भी लगाना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे मिनिमम टैक्स रेट, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। सर वो कितना होता है? वो होता है 1.25%। कितना होता है? 1.25% होता है, 1.25%। और भी होते हैं लेकिन आमतौर पर 1.25% होता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए स्पेशल रेट भी होता है। तो हमने कहा सर 300 मिलियन का क्या लगा दो? 1 पॉइंट टर्नओवर पर लगता है। ये किस पर लगता है? बताओ क्या आंसर आता है? 300 मिलियन का 1.25%, पक्की बात? 3.75 मिलियन। नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से कितना बन रहा है? इसको पे कितना करना पड़ेगा? इसको पे करना पड़ेगा 3.75। क्या बात समझ आती है? फिर ये पे करके क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की बातें। अभी इतना बस थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। ये मिनिमम टैक्स, इसको पे, अभी तो पे तो इतना करना पड़ेगा, फिर उस पेमेंट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना आपका जानने के लिए काफी है। क्या ये बात आपको समझ आती है? मिनिमम टैक्स, इसका मतलब हमारे टैक्स रिजीम्स का डिस्कशन अभी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये एक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जो भी इनकम हम पढ़ेंगे हम उसमें ये बात जरूर पढ़ेंगे कि ये कौन सी रिजीम में फॉल कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत सिंपल बात भी है और इंटरेस्टिंग बात भी। पता आपको चल चुकी है। जैसे जैसे जो जो इनकम आती जाएगी हम उसको पढ़ते जाएंगे। इसको रब कर दूं। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। टैक्स किस किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। इससे पहले हमने रिजीम्स पढ़ा था। रिजीम्स का मकसद क्या था? टैक्स किस किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी किस किस तरह से निकाली जा सकती है। मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन में टैक्स कलेक्शन के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरह से आपकी जेब से पैसा निकल के गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। ठीक हो गई बात? यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको एक और तरीके से भी समझा दूं, मिसाल के तौर पर किसी ने KNS में एडमिशन लिया, उसने कहा मुझे कोर्स सब्सक्राइब कराना है, कैफ 2 पढ़ना है, कैफ 1 पढ़ना है। अच्छा भाई फीस कितनी है? फीस तो 20,000 है। अब उसके फीस की कलेक्शन के मुख्तलिफ मोड्स होंगे। तो पहले हम बोलेंगे भाई आप आओ तो सही, एडमिशन तो लो। सर पूरे तो नहीं दे सकता पैसे। अच्छा भाई चलो पहले 5,000 रुपये दे लो, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले 5,000 रुपये दे दिया आपने, किसी ने पूरे दे दिए।
ठीक है, वही बात। अच्छा, फिर अब पढ़ने का पक्का डिसाइड कर लिया है, पिछला पेपर था, पास भी हो गया है, अब पूरी फीस देने का वक्त आ गया है। अब भाई पूरी फीस दे दो, बाकी के पैसे भी दे दो। नहीं सर, वो पिछली दफा भी हमने फीस पे की थी, वो फ्रीज हुई हुई थी, तो वो फ्रीज वाली फीस भी तो इसमें एडजस्ट करें आप। बात समझ आ रही है? यानी कि कोर्स की फीस तो 20,000 है, डिस्काउंट लगा के 20,000 फाइनल हो गई। ईद डिस्काउंट, रमजान डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, सारे बर्ड्स डिस्काउंट लगा के आपने फीस फाइनल कर ली, 20,000 फीस फाइनल हो गई। अब हमने कहा, फिर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं नहीं पे कर सकता, मैं इंस्टॉलमेंट्स कर दूं इंस्टॉलमेंट। तो मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन क्या हो, ठीक हो गई बात, किस किस तरह से कलेक्शन हो पाई। चलो देखेंगे इधर बेटा, एक हमारे पास होते हैं एडवांस टैक्सेस। क्या होते हैं हमारे पास? एडवांस टैक्सेस। अच्छा, एडवांस टैक्सेस के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस होते हैं। क्वार्टरली एडवांस टैक्सेस भी होते हैं, टैक्स एडवांस टैक्सेस ऑन पेमेंट्स कर लो, फिर उसकी फर्दर कैटेगरी बना लेंगे। चलो ये देखो क्या होता, पहली चीज देख लो, एडवांस टैक्सेस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होगा कि कंट्री इंतजार करे कि आप पूरे साल इनकम कमाओ तसल्ली से, उसके बाद साल खत्म हो, फिर आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करो, उसके 2-3 महीने ले लो और उसके बाद वो आपसे टैक्सेस लेना शुरू करें। हमने कहा ऐसा तो यहाँ भी नहीं होता ना, कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, तसल्ली से पेपर दे लिया, फिर KNS वाले बोले चलो अब दे दो फीस। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता सर, वो तो फीस तो एडवांस में ले लेते हैं, पूरी फीस एडवांस में ले लेते हैं, या महीने की इंस्टॉलमेंट होके हमसे महीने की फीस ले ली उन्होंने, फिर तो पेपर होगा, जो होगा पास होगा फेल होगा, फिर वो तो बाद में अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो हमने कहा मुल्क भी जाहिर सी बात है ऐसे नहीं चलेगा कि आपने पूरे साल इनकम कमा ली और फिर आखिर में जाके आपने अपनी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स दिया, नहीं, ऐसा सीन पार्ट नहीं होगा। आपसे पहले ही से टैक्सेस लेना शुरू कर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरी इनकम के ऊपर साल का टैक्स बनना होगा 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए में साल के ख़त्म होने के बाद 4 लाख नहीं दूंगा, मुख्तलिफ ज़रायों से, मुख्तलिफ चैनल्स से, मुख्तलिफ एवेन्यूज से मेरी जेब से टैक्स कलेक्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फिर साल जब ख़त्म हुआ तो मैंने कैलकुलेट किया कि मुख्तलिफ एवेन्यूज पर मेरा जो टैक्स कलेक्ट हो चुका है वो 3.5 लाख हो चुका है, बनता 4.25 लाख। मजीद कितने पे कर दूंगा? 75,000 मजीद पे कर दूंगा। लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ एवेन्यूज के थ्रू मेरा टैक्स जो गवर्नमेंट के पास चला गया वो चला गया 4.5 लाख, और साल के आखिर में बनता है कितना? 4 लाख। तो अब ये 50,000 रुपए का जो टैक्स है ये या मुझे रिफंड हो जाएगा या अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके एडजस्ट हो जाएगा। यही बात समझ आती है? एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब होता क्या है, क्वार्टरली एडवांस टैक्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये ना डिस्कशन हमारे कोर्स का पार्ट है, ना ये सेक्शन हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहुत सी चीजें होंगी जो मैं चाहता हूं आपको पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस किया करेंगे, मसले की बात नहीं। क्वार्टरली एडवांस टैक्स, तो कंपनीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर ये रिक्वायरमेंट होती है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो स्पेसिफाइड लोग हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, सेक्शन 147 है एडवांस टैक्स का। तो बिजनेसेस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो हर क्वार्टर पर अपनी कैलकुलेशन करें और टैक्स पे करें। किसी कंपनी का टैक्स अगर साल के आखिर में 12 लाख बनता है तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है
उस फॉर्मूले के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से हर क्वार्टरली वो एडवांस टैक्स पे करेगा, ताकि वो 12 लाख साल के एंड में पे ना हो रहे हो, हर 3 महीने बाद 3-3 लाख, 3.25 लाख पे हो रहे हो। क्या ये बात समझ आती है? तो ये है क्वार्टरली एडवांस टैक्स, ताकि इससे ऐसा ना हो कि सारा टैक्स एंड में चला जाए, गवर्नमेंट को पूरे साल कुछ ना मिले। हर क्वार्टर टू क्वार्टर कैलकुलेशन करके हमको टैक्स पे करना होगा। क्या बात समझ आ गई? बस इतना समझ लो काफी। एक तो एडवांस टैक्स आप क्वार्टरली एडवांस टैक्स के थ्रू पे कर देते हो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मुख्तलिफ चैनल्स और एवेन्यूज पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की जाएगी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की जाएगी। तो ये नाम हमने पहले कहीं सुना है? सुना है, फाइनल टैक्स में। लेकिन उससे इसको कोई मिक्स तो नहीं कर रहा, वो तो फाइनल टैक्स रिजीम वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स था, वो स्पेसिफाइड इनकम थी जिस पर हमने बोल दिया ये एफटीआर में जा रहा है। अब जो टैक्स डिडक्ट होगा वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। तो क्या यहां पर जो टैक्स कटेगा वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होगा? नहीं सर, वो तो एडवांस टैक्स है, वो तो प्रीपेमेंट है। ओके, प्रीपेमेंट। साल के आखिर में मेरा टैक्स बनना था 5 लाख रुपए, वो तो साल के आखिर में बनेगा, उसके बाद पे होगा। मैं तो आज, अभी बना नहीं है, अभी मैंने इनकम कमाई नहीं है ना, मैंने इनकम कैलकुलेट करी है। हो सकता है साल के आखिर में लॉस आ जाए, हो सकता है साल के आखिर में 1 रुपए का भी टैक्स बनता ना हो, लेकिन मैं आज ही टैक्स पे कर रहा हूं, मैं आज ही टैक्स पे कर रहा हूं। तो क्या ये प्री पेमेंट हो गई? बन नहीं रही। पेमेंट आज मेरी ड्यू बनती नहीं है, लेकिन मैं पहले से पेमेंट कर दूं, उसको क्या बोलते हैं? और बैलेंस शीट में किधर आता है? एसेट की साइड पर आता है। तो ये एडवांस टैक्स भी लॉजिकली किधर आ रहे होंगे? एसेट के साइड पर आ रहे होंगे। कभी बैलेंस शीट बनाई होगी तो गलती से देख लिया होगा आपने, एडवांस टैक्सेस देखा है ऐसा? अच्छा, नहीं देखा तो आज किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाना, उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना और देख लेना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन आज तक कभी ऐसे इल्मी शौक किसी बच्चे ने पूरे किए नहीं है, ठीक है? खैर, तो ये जो एडवांस टैक्सेस हैं ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट की साइड पर आ रहे होंगे। सही है, लॉजिकल बात है। प्री पेमेंट्स है, एडवांस नाम से ही जाहिर है, एडवांस, एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स तो देखा होगा ना बैलेंस शीट के हेड पे, कि वो भी नहीं देखा? देखा ही नहीं है सर, आंखें बंद करके पेपर करते हैं, आंखें बंद करके हम सवाल करते हैं सॉल्व। तो ये एडवांस टैक्स है। अच्छा, अब देखो ये कलेक्ट कैसे हो रहा है, इंटरेस्टिंग बात है। एडवांस टैक्सेस इनकम पर भी कलेक्ट होते हैं। किस पे कलेक्ट होते हैं? इनकम पर भी कलेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलरी। सैलरी मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल दे चुका हूं। देखो जो एग्जाम्पल दे चुका हूं, बार बार एग्जाम्पल ही नहीं दूंगा मैं, जिंदगी का मकसद एग्जाम्पल देना नहीं है, एक दफा दे दिए। मैंने बताया था कितनी, 3 लाख सैलरी थी, 2 लाख सैलरी थी, 2 लाख सैलरी, 30,000 रुपए का टैक्स था, याद है ना? हर महीने 30,000 रुपए का टैक्स कटता चला जा रहा है। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स तो हो रही है, लेकिन क्या वो एफटीआर में था? एफटीआर में नहीं था। फिर से साल के आखिर में हम देख रहे थे कि इसका टैक्स कितना बना, फिर वो जो एडवांस टैक्स कटा था वो साल के आखिर में क्या हो रहा था? एडजस्ट हो रहा था। हमने डिविडेंड का भी देखा था, डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम, उसके ऊपर भी जैसे ही इंटरेस्ट इनकम आ रही थी उस 15% का टैक्स कट रहा था। जैसे ही डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स मिलते हैं, जैसे ही डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर 15% का टैक्स कट रहा है। लेकिन हमने देखा था ये क्या था? ये एफटीआर में जाता था, फुल एंड फाइनल में जाता था। तो ये एडवांस में तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये फिर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी हो जाता है। इस पर मजीद कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एट सोर्स तो पे हो गया ना, एट सोर्स तो पे हो गया ना। इन दोनों में फर्क है, ये एनटीआर का है, ये एफटीआर का है। लेकिन टैक्स हमने ठक करके डे 1 से कलेक्ट कर लिया, एट सोर्स कलेक्ट कर लिया। क्या ये बात आपको समझ आती है? फिर एक्सपेंसेस के ऊपर भी टैक्स, एक्सपेंसेस के ऊपर भी कुछ टैक्स की डिडक्शन नहीं होती, इसके ऊपर होती है टैक्स की पेमेंट। क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि
मैंने आपको जब वो एग्जांपल दी थी, एयर बाय गेम शो वाली एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था या तो भाई अगर तो वो कैश इनाम जीत रहा होगा तो उसके पैसों में से टैक्स क्या हो जाएगा, विदहोल्ड हो जाएगा। लेकिन वो बाइक लेकर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे अब क्या करो आप, अब हम विदहोल्ड तो नहीं कर सकते, विदहोल्ड तो नहीं कर सकते, तो उधर हम विदहोल्ड नहीं कर सकते थे तो हम क्या कर लेते थे, कलेक्शन कर लेते थे। ऐसा ही है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, कोई गलती से सेल टैक्स से कंफ्यूज ना कर दे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये किसने किसको पे करना है, आपने के इलेक्ट्रिक को पे करना है, आपने के इलेक्ट्रिक को पे करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा ये कि जब तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे तो तुम उसके साथ भी, ये कमर्शियल बिल्स पे होता है, ये होम कंज्यूमर्स पर नहीं होता, सही। हाँ लेकिन अगर होम कंज्यूमर्स, चलो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं, तो ये कमर्शियल कंज्यूमर्स पर लगता है एडवांस टैक्स। किस पर लगता है, कमर्शियल कंज्यूमर्स पर लगता है प्राइमरीली। अब कमर्शियल कंज्यूमर्स का बिल अगर मिसाल के तौर पर आ रहा है 2 लाख रुपए, तो उसके अंदर एडवांस टैक्स भी शामिल हो रहा होगा 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, उनको बिल कितना पे करना पड़ेगा, 2,20,000 रुपए। इसका मतलब कि उन्होंने, उनकी विदहोल्डिंग नहीं हो रही है, उनको कुछ मिल नहीं रहा जिसके अंदर से विदहोल्डिंग हो जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हैं और हम उनको साथ में डंडा मार के बोल रहे हैं तूने बिल की पेमेंट भी करनी है और साथ में किसकी पेमेंट भी करनी है, एडवांस टैक्स की पेमेंट भी करनी है। क्या बात समझ आती है। इसी तरह से इंटरनेट का बिल कोई पे करता है, इंटरनेट के एक्सपेंसेस चार्जेस पे करते हैं आप लोग, ये लोकल केबल नेट वाले को जो पे करते हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में PTCL लगा हुआ है, ट्रांसवर्ल्ड लगा हुआ है, स्टॉर्म फाइबर लगा हुआ है, ऑप्टोमी लगा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि उसकी एक इनवॉइस आती है, हर महीने बिल जनरेट होता है, इनवॉइस जनरेट होती है, ठीक है। और उस इनवॉइस जो बिल जनरेट होता है उसमें इनकम टैक्स भी लगा हुआ होता है, एडवांस इनकम टैक्स। उसमें सिर्फ इंटरनेट चार्जेस नहीं होते, उसमें सेल्स टैक्स भी लगा हुआ होता है, उसमें एडवांस इनकम टैक्स भी लगा हुआ होता है। तो आपसे एक्सपेंसेस के साथ भी टैक्स की कलेक्शन, ठीक हो गई बात, क्या ये बात हो गई, समझ आ गई ये वाली बात। अच्छा भाई इधर आ जाओ, विड्रॉवल ऑफ ओन मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट, आपके अपने ही पैसे हैं बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर आप, अच्छा ये मैं लिख भी लूं, फ्रॉम पर्सन ये उनके ऊपर अप्लाई होता है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उन पर अप्लाई होता है। ये क्या अप्लाई होता है, अगर कोई बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, यानी यूं समझ लो कि वो टैक्स पेयर नहीं है और उसने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसमें उसके पैसे पड़े हुए हैं, अब वो 50,000 से ऊपर अगर कैश निकालता है तो उसके ऊपर 0.5% का 0.6 या 0.5 0.6 है 0.6% का उसके ऊपर टैक्स लगता है, एडवांस टैक्स लगता है। ये खत्म कर दिया था, फिर आ गया, ठीक है। यानी कि कोई अपने ही 1 लाख रुपए निकालेगा और 1 लाख रुपए के ऊपर 0.6% क्या लग जाएगा, एडवांस टैक्स लग जाएगा। 0.5 या 0.6 से मुझे याद नहीं है, बच्चे कह रहे हैं 6 से, जिन्होंने निकाला होगा उनको याद होगा, निकाला है, लेक्चर में बताया था मैंने, 0.6 बताया था, 0.6 होगा, ठीक है। क्योंकि ये रेट इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोग होशियार हो गए हैं, अब कोई इस तरह से करता नहीं है, सब लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ गए हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हुआ कि टैक्स कट रहा हो तो याद नहीं रहता। 0.6%, ठीक हो गई बात। तो 0.6% इसके ऊपर टैक्स कटेगा। लाख रुपए आप कैश निकालो, उस पर 0.6% 600 रुपए का टैक्स कट जाएगा। लेकिन वो भी होगा क्या, एडवांस टैक्स। क्या बात समझ आ गई। ये मैंने बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं, ये बहुत सारी हो सकती हैं। आप मोबाइल फोन के अंदर अपना कार्ड स्क्रैच करके डालते हैं, सुपर कार्ड डालते हैं, रिचार्ज करते हैं,
उसके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स कट रहा होता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, बिजली के बिल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा था, जिन्होंने वीडियो देखी होगी और उनको बता दी होगी, मैंने पता लग गई होगी उनको, कि आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मैंने बताया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स के ऊपर तो एडवांस टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप हाउस होल्ड कंज्यूमर हैं, आप कमर्शियल कंज्यूमर नहीं है, आपके घर का बिजली का बिल है और अगर वो 25,000 से ज्यादा आएगा तो उसके ऊपर भी एडवांस इनकम टैक्स लग रहा होगा। 25,000 से ज्यादा आएगा उस पर भी क्या लग रहा होगा, एडवांस इनकम टैक्स लग रहा होगा। लगना तो नहीं चाहिए सर, आपने कहा कमर्शियल पे लगता है, कंज्यूमर पर, हाउस होल्ड कंज्यूमर पर लगना तो नहीं चाहिए, तो फिर ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि जिसके नाम पर बिल है ना, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा। वो किस में नहीं होगा? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा। आमतौर पर ऐसा होता है, कोई अगर बिल्डिंग में रह रहा है, कोई फ्लैट में रह रहा है, तो जो बिजली का मीटर है वो बिल्डर के नाम के ऊपर चल रहे हैं, सारी बिल्डिंग के मीटर। समझ रहे हो बात को? बिजली के सारे मीटर बिल्डर के नाम पर चल रहे हैं, आपके अब्बा के नाम पे नहीं चल रहे। आपके अब्बा के नाम पर घर तो है, लेकिन वो बिजली का मीटर किसके नाम पे चल रहा है? बिल्डर के नाम पे चल रहा है, पुराना किसी ने चेंज नहीं कराया। या आपने कोई नया घर ले लिया, आपने नया घर ले लिया, घर तो नाम पे लीज करवा लिया, लेकिन मीटर का नाम चेंज नहीं कराया। कौन मीटर का नाम चेंज कराया? अच्छा, मीटर का नाम चेंज नहीं कराया, जिसके नाम पर मीटर है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं दुनिया से रुखसत हो गए, अब वो कौन रिटर्न तो जमा नहीं कराएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो नहीं आएंगे, उनके नाम पे मीटर चल रहे हैं। अब उनके नाम पर मीटर चल रहे हैं तो जो बिल भर रहा है उस पर क्या लग रहा है? एडवांस टैक्स लग रहा है। तो आज ही आप घर जाकर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल मांगें और देखें कि उसके ऊपर नाम किसका आ रहा है, ठीक है? अच्छा, और हो सकता है कि कोई रेंट के घर पे रह रहा हो। अब सर कोई अगर रेंट के घर पे रह रहा है तो हम ये तो नहीं बोलेंगे लैंडलॉर्ड को कि चलो भैया तुम्हारा मीटर का नाम चेंज कराना है, हमें अपना नाम डलवाना है, लेकिन भाई इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। और वो जो लैंडलॉर्ड है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फर्ज कर लो नहीं है। अब लैंडलॉर्ड के नाम का बिल आ रहा है और तबीयत से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एसी वगैरह, तबीयत से, ठीक है, 40,000 रुपये बिल आ रहा है घर का, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये बिल आ रहा है। अब वो 35-40,000 रुपये जो बिल आ रहा है, आप देखेंगे उसके ऊपर एडवांस टैक्स लग के आ रहा होगा, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000 एडवांस टैक्स लग के बिल आ रहा होगा, ठीक है? तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है, ऐसी सूरत में मीटर का नाम चेंज नहीं कराना। के इलेक्ट्रिक का बड़ा सिंपल उसूल ये है कि आप यूजर ऐड कर, आप यूजर हैं, आपके अब्बा यूजर हैं, के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाओ और यूजर रजिस्टर करा लो अपने आप को कि भाई ये मीटर है, ये रेंटल एग्रीमेंट है, या किसी ने घर खरीद लिया है तो ये उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी कॉपी अटैच होगी, आपके अबू की CNIC की कॉपी अटैच होगी, वालदा के नाम पे घर है, वालदा की CNIC की कॉपी अटैच होगी, ईमेल एड्रेस डलेगा और आप यूज़र सबमिट कर दें। वेबसाइट खुद कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। यूज़र आपने सबमिट कर दिया, होगा क्या, अगला जो बिल आएगा उसके अंदर बिल तो पुराने उसी बिल्डर के नाम पर ही होगा, लेकिन यूज़र ऐड हो जाएगा, आपके अब्बा का नाम यूज़र में ऊपर टॉप पर ही ऐड हो जाएगा। और अगर आपके अब्बा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हैं तो अब वो एडवांस टैक्स लगना बंद हो जाएगा। यानी अगर हर महीने एडवांस टैक्स लग रहा है, ऐसा कितने मेरे कजन्स थे, रिश्तेदार थे, एडवांस टैक्स लगे जा रहा है, बोला भाई आप पागल, एडवांस टैक्स लग रहा है, आप तो रिटर्न तो फाइल हो रहा है, क्यों लग रहा है? फिर पता लगा मीटर नाम पे नहीं है, तो फिर सबका यूज़र रजिस्टर करा दिया। बात समझ आ गई? तो इस तरह से अगर आप पैसे बचा लें अपने अब्बा के, आप बोलें देखो फीस तो मैंने निकाल ली, ठीक है, तो ये कोई आपका दोस्त हो, कोई कज़न हो, उसको भी ये बातें नहीं पता होती, जाहिर सी बात है, टैक्स की नॉलेज इतनी तो होती नहीं किसी को, तो आप उसको बोले भाई आप यूज़र ऐड करवा लो। क्या ये बात आपको समझ आती है? अच्छा, इसमें एक और भी कैटेगरी होती है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स की जो विदहोल्डिंग हो रही होती है वो सेल परचेज ट्रांजैक्शन पे भी हो रही होती है। अच्छा, सेल परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर तो हमें नहीं पता चलता ना कि इनकम कितनी आई है, क्या ख्याल है?
सेल परचेज ट्रांजैक्शन तो पूरे साल होती रहेगी, साल खत्म होगा, पीएनएल बनेगा तो जाके पता चलेगा ना कि कितना प्रॉफिट आया। अभी तो जब सेल परचेज ट्रांजैक्शन हो रही है उस वक्त तो हमें नहीं पता कि इनकम है कि नहीं है, तो उस वक्त भी विदहोल्डिंग अप्लाई हो रही होती है। मैं इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बिजनेस इनकम में तबीयत से इसको हम देखेंगे डिटेल के अंदर, इसलिए मैं अभी बात करना इसमें मुनासिब नहीं समझता, टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझ रहा मैं इस पर। और बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैंने तो बस कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऐसा नहीं होता कि टैक्स आप साल के आखिर में पे कर रहे होगे, टैक्स तो वक्तन फवक्तन आपको पे करते रहना है पूरे साल में। अच्छा, ये जितना भी एडवांस टैक्स है ये साल के आखिर में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। सिवाय इसके, ये तो फुल एंड फाइनल हो गया, आपको पता है ये तो जितना टैक्स लगना था लग गया, कटना था कट गया, ये तो वही फाइनल टैक्स। इसके अलावा जितना भी टैक्स होता है एफटीआर के अलावा वो सारा के सारा क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। आपके जो फोन के ऊपर जो टैक्स कटता है वो भी क्या होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आप में से कोई अगर ऐसा करे कि जज्बाती हो जाए और बोले कि मुझे अपने फोन का टैक्स एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए एफबीआर में रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको एनटीएन चाहिए होगा, आपने एनटीएन ले लिया तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अलग अलग कर देते हैं सर, इनकम तो है नहीं, इनकम तो है नहीं, इनकम है नहीं, हम दिखा देते हैं भाई इनकम नहीं है लेकिन हमारा इतना सारा एडवांस टैक्स कट गया। भाई इतना सारा एडवांस टैक्स कटा कैसे, ये फ़ोन में पैसे डलवाने के लिए थे, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, महीने के तुमने 5-5, 6-6 रुपये कार्ड डलवाए, कैसे कहाँ से आ रहे हैं पैसे, फिर तुम्हारे नाम पे बाइक है वो कैसे आई, बैंक अकाउंट भी चल रहा है साथ में, वो कहाँ से आया, उसके अंदर पैसे किधर से आ रहे हैं। तो हमने कहा फिर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, वो 500-600 रुपये का टैक्स क्लेम करने के चक्कर में पैसे ज़्यादा निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी होशियारी कोई ना करे। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास वॉलंटरी बेसिस। अच्छा, फिर क्या होगा, साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ, 12 महीने गुजरे, जुलाई से जून का साल चलता है, अभी हम आएंगे उस पर, बात करने वाले हैं, शुरू होने वाली है। जुलाई से जून का साल चलता है, जून खत्म हुआ, पूरे सारा साल गुजर गया, 12 महीने गुजर गए, पूरे साल आपके एडवांस टैक्सेस कटते रहे। अब साल के आखिर में आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, सैलरी है तो सैलरी की करेंगे, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम ही करेंगे, रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम ही करेंगे, सब है तो सबकी करेंगे। और आपने सबकी कैलकुलेशन की और आपने कैलकुलेशन की और आपका टैक्स निकल के आ गया मिसाल के तौर पर साल का 3 लाख रुपए, और पूरे साल का एडवांस टैक्स कितना कटा हुआ है, 2.5 लाख रुपए। तो अब आप खुद से अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कितने पैसे पे करेंगे, 50,000। ये कब पे करेंगे, जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या कर रहे होंगे, फाइल कर रहे होंगे। और रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है बता चुका हूं मैं, ये इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपनी सारी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज रिपोर्ट करनी होती हैं। मैंने बताया था ये टैक्स की दुनिया की पीएनएल और बैलेंस शीट को कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक हुई बात, यानी जब भी मैं कहूँ रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, इसका मतलब रिटर्न ऑफ इनकम से मुराद टैक्स की दुनिया का पीएनएल और बैलेंस शीट, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कहाँ से आया था, क्या हुआ, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब चीजें उसमें आ रही होंगी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो जब ये वो फाइल करने का टाइम आएगा, साल के आखिर में फाइल करेंगे, अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, तो फिर हम जो भी टैक्स बचता होगा वो हम मजीद पे करेंगे, और अगर हमारा रिफंड बन जाएगा तो हम उसमें फिर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक होगी बात। और अंडर असेसमेंट बाय टैक्स अथॉरिटीज। और ऐसा भी हो सकता है कि सर एडवांस टैक्स में भी हमने 2 नंबरी करी, पे नहीं किया, साल खत्म हुआ, हमने जाली इनकम शो कर दी, छुपा ली इनकम, 2 नंबरी कर ली, टैक्स पे करना था 10 लाख, हमने जाली एक्सपेंसेस दिखा के 2 लाख पे कर दिया, 5 लाख पे कर दिया, या रिटर्न में कोई गलती कर दी
हमने कहा फिर आता है रोल किसका, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का। किसका रोल आता है फिर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा एफबीआर। एफबीआर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। एफबीआर टैक्स लॉ बनाने वाला नहीं है। टैक्स का लॉ कौन बनाता है, लॉ गवर्नमेंट पास करती है। लॉ कौन पास करेगा, गवर्नमेंट पास करेगी। लेकिन उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, टैक्सेस की कलेक्शन, उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन करेगा, एफबीआर। ठीक होगी बात। तो लॉ एफबीआर वाले ने नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन टैक्स की कलेक्शन की जिम्मेदारी किस पर, एफबीआर। सारे रिटर्न सबमिशन, उसकी वेरिफिकेशन, ये सब चीजें फिर एफबीआर की जिम्मेदारी। ठीक हो गई बात। तो अंडर ऑडिट असेसमेंट ऐसा भी हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स वाला बोले ठीक है मुझे चेक कराओ, आपका नाम ऑडिट में आया है, आपका मुबारक नाम ऑडिट के अंदर आ गया है, आपने ये इनकम फाइल करी है, पूरे साल में मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से मेरा 7 लाख का खर्चा हो गया और मैंने कमाए हैं सिर्फ 3 लाख रुपए, मुझ पर कुछ टैक्स नहीं बनता, मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ करो। ये आपने रिटर्न सबमिट करा दिया। अब टैक्स वाला बोलेगा अच्छा ठीक है, आप काफ़ी गरीब आदमी हैं, ज़रा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तो दिखाएं मुझे। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर साल के 4-5 करोड़ रुपए आए हुए हैं और आपने बोला बैंक स्टेटमेंट दिखाई तो हो गया मेरा काम। तो फिर आप टैक्स वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे आप भी भाई हैं, मैं भी भाई हूं आपका, कोई बीच का रास्ता निकाल दें। ठीक है, तो फिर बात ये होगी कि कायदे आज़म को राजी किया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए, यही होता आता है। ठीक है, खैर इसके ऊपर काफी बातें हम करते जाएंगे। ऑडिट असेसमेंट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट भी हो सकती है। अमेंडमेंट ऑडिट के तहत भी, ऑडिट के अलावा भी अमेंडमेंट हो सकती है। आपके रिटर्न में कोई आपने एरर कर दी, कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी आपकी कम बन गई है, तो वो भी उसकी भी अमेंडमेंट टैक्स वाला बोल सकता है, आप उसकी करेक्शन करें। और एक और भी कहलाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे, थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है, ये थ्योरी के चैप्टर्स में आप देख लेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में ये होता है कि टैक्स वाला बोलता है कि आप तो छुप के बैठे हो, ना आप इनकम बताते हो, लाखों रुपए कमाते हो, ना आप इनकम बताते हो, ना टैक्स पे करते हो, हमने आपको पकड़ लिया, बहुत माल बनाया आपने, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, शराफत से टैक्स रिटर्न फाइल करो वरना अच्छा नहीं होगा। आपके कानून पे जू नहीं रेंग रही, आपने बोला दफा करो। नोटिस आया, 2 नोटिस आए, 3 नोटिस आए, फिर टैक्स वाले के पास ये पावर है कि वो बेस्ट जजमेंट पास कर दे। क्या कर दे, बेस्ट जजमेंट पास कर दे कि ये बंदा इस इलाके में ये होटल खोल के बैठा हुआ है, इसकी इतनी सेल होती होगी, बराबर वाले की इतनी सेल होती है, इसकी इतनी सेल होती होगी, इसकी इतनी इनकम होती होगी, इसका टैक्स बना के नोटिस भेज देगा उसको, बोलेगा भाई हमारे हिसाब से तेरा टैक्स बनता है 5 करोड़ रुपए, पे कर। फिर वो जागेगा यार ये कुछ मसला हो गया सीरियस वाला। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर देना। टैक्स पेयर कोई जवाब नहीं दे रहा तो अब टैक्स वाले के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट यूटिलाइज करके टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी को क्या कर ले। होगा, ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद फिर उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी। ये बेसिकली पहले उसको जगाने के लिए हमने थप्पड़ मारा है, जागो तो सही। ठीक है, और टैक्स वाला जब ऑर्डर पास कर देता है, ऑर्डर जब पास हो जाता है, ऑर्डर पास हो जाता है, जजमेंट पास हो गया, असेसमेंट पास हो गया, तो और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो टैक्स वाला बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल लेता है। ये बता दूं आपको मैं, और कितने क्लाइंट्स की निकल चुके, बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। ठीक है, तो अब ये जो टैक्स वाले के नोटिस होते हैं, ये इसको कोई हल्का ना लिया करे। ठीक है, ये नोटिस खतरनाक चीज है जरा। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? अब कितने सारे ऐसे आप लोग देखेंगे जो टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। कितने सारे रेस्टोरेंट्स आप देखेंगे वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम टैक्स का एक पाई पे नहीं करते। आप लोग अब खुद ही नोट कीजिएगा, किसी रेस्टोरेंट में, मैं नाम वाम नहीं ले रहा, तो आप खुद देखेंगे कि भाई ये क्या सीन हो गया सर, इसके ऊपर तो सेल टैक्स नंबर ही नहीं आ रहा, ये तो सेल टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा।
ये तो FBR से इसका पॉस इंटीग्रेटेड ही नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड ही नहीं है। अब तो रिक्वायरमेंट है ना, ऑनलाइन इंटीग्रेशन होगी सेल्स टैक्स के लिए, ऑनलाइन इंटीग्रेशन होगी। तो कितने हैं जो अभी तक चल रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, किसी की सोर्स बड़ी है। बात आ रही समझ में? तो बहर तौर ये हैं सारे के सारे मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन और डिडक्शन। ठीक हो गई बात? अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला टैक्स ईयर का। ठीक है, जो हैंड आउट आपको दिया हुआ है अब उस हैंड आउट का काम शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ेगी। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टैक्स ईयर किसे कहते हैं, आज शुरू कर लेंगे। सही बात। खैर, तो मंडे की क्लास से अब हम क्या डिस्कशन अपना शुरू करेंगे, टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, पर्सन किसे कहते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये सारी बातें हम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, may Allah bless you all, take care a lot, अल्लाह हाफिज।